हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीप हॉलिक नॉलेज। आज हम लोग बीपी स्ट्रेस 186 मैनेजिंग स्ट्रेस का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। इसके अंदर हम लोग टोटल 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सेकंड है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम GAS। इसके अंदर हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे इसकी। उसके बाद थर्ड है हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। फोर्थ है हमारा पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल, PE फिट कहते हैं इसे। फिफ्थ है हमारा साइकोडायनेमिक थ्योरी। सिक्स्थ है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड सेवन्थ है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। हम सबसे पहले फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू करते हैं। तो कैनन का पूरा नाम था वॉल्टर कैनन ने सबसे पहले स्ट्रेस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स बताया था, और उसके बाद उसको एलैबोरेट किया था कि स्ट्रेस के अपने खुद के सोर्सेज होते हैं इमोशन से लड़ने में। उसके बाद कैनन ने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मॉडल को पेश किया था। कैनन के हिसाब से स्ट्रेस एनवायरमेंटल डिमांड्स का रिजल्ट होता है, जो कि एक्सटर्नल होती हैं और जो किसी भी इंडिविजुअल की नेचुरल स्टडी स्टेट को इम्बेलेंस कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है बॉडी की नेचुरल स्टडी स्टेट को मैनेज करने के लिए। इसी के साथ साथ कैनन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जो कि जब एक्टिवेट होते हैं जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रेसफुल या फिर ड्राइविंग सिचुएशन में होगा, तो उसकी बॉडी उसको फाइट करने के लिए या फिर फ्लाइट करने के लिए प्रिपेयर करेगी। यानी कि उसकी बॉडी या तो उस चीज़ से लड़ेगी या फिर उस चीज़ से भागने के लिए तैयार करेगी। इसी के साथ साथ उसके अंदर काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे कि पसीना आना, मुंह सूख जाना, टेंशन होनी। जैसे कि कभी हमें डर लगता है तो हमारे साथ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सारे चेंजेस उसके अंदर आएंगे। सांसें तेज हो जाएंगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएंगी, BP बढ़ जाएगा। ये सब बदलाव बेसिकली इस कंडीशन में जो उसकी बॉडी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी उन बॉडी पार्ट्स से जो अभी रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है, उन बॉडी पार्ट्स में जो कि अभी रिस्पॉन्स करने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि वो सिचुएशन को क्विकली रिस्पॉन्स या फिर हैंडल कर सके। इस वाले पार्ट को अच्छे ध्यान देना, से अच्छे समझ लेना कि एनर्जी उन बॉडी पार्ट से ट्रांसफ़र होगी जो भी ज़रूरी नहीं है उन बॉडी पार्ट में जो कि भी ज़रूरी है रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है। इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही एग्जांपल ले लो, कोई आदमी के सामने सांप आ जाता है, ठीक है, तो इस केस में उसके दो ही रिस्पॉन्स होंगे, या तो फाइट करेगा या फिर फ्लाइट करेगा। यानी कि या तो उससे भाग जाएगा या फिर उससे लड़ेगा। ठीक है। इसी के साथ साथ उसकी बॉडी में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि उसकी बॉडी कंडीशन से लड़ने के लिए प्रिपेयर करेगी। और जब बाद में कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, यानी कि जब बाद में स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, तो वापसी नॉर्मल स्टडी स्टेट रीस्टोर हो जाएगी, यानी कि वापसी होम्योस्टेसिस रीस्टोर हो जाएगा। इसके साथ साथ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, यानी कि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि बॉडी को इंस्टेंटली किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है कि कोई आदमी किसी सिचुएशन से कैसे रिएक्ट करता है। अब जैसे कि फीमेल्स के अगर हम केस में लें, तो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ही शो करेंगी, बल्कि वो टेंडेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करती हैं, जो कि टेलर के द्वारा रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के द्वारा बताया गया था, जिसमें वो सोशल सपोर्ट सीख करती हैं, यानी कि सोशल सपोर्ट मांगती हैं। इसके अंदर इतने। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम GAS। हेंसेल ने हमें इसके अंदर 3 स्टेजेस बताई थी, जो कि कोई भी इंडिविजुअल फेस कर सकता है जब भी वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगा। हम सबसे पहले स्टेज 1 से चालू करते हैं। तो स्टेज 1 जो है वो है हमारी अलार्म रिएक्शन। ये स्टेज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जैसी ही है, ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, जो कि हमारे हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसी के साथ साथ एपेनेफ्राइन और नॉर एपेनेफ्राइन रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। इसे काउंटर शॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे जो आदमी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये एड्रेनोकॉर्टिकल के बड़े होने से एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। और बाकी सब इसमें ऑलमोस्ट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जैसा ही है, जैसे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, जैसे उसमें उन बॉडी पार्ट्स से एनर्जी ट्रांसफ़र करते थे जो कि अभी ज़रूरी नहीं है रिस्पॉन्स करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स में जो कि अभी ज़रूरी है रिस्पॉन्स करने के लिए। ये दोनों में सेम है। इसके बाद आती है हमारी स्टेज 2। ठीक है। ये स्टेज है हमारी रेजिस्टेंस। इसमें एडेप्टेशन मैक्सिमम होता है और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता है। इसमें आदमी की तरफ से एडेप्टेशन होता है और वो स्टिमुलाई को रेजिस्ट करता है, यानी कि जो भी चीज़ को जिससे भी उसे स्ट्रेस हो रहा है ना, वो उसको उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। ठीक है।
इस स्टेज में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए, जिसकी वजह से जो नॉन एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, इम्यून सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी रिलेटेड फंक्शंस हैं, इन सभी को एनर्जी नहीं मिलती और वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है उन बॉडी पार्ट्स में जो भी ज़रूरी है रिस्पॉन्स करने के लिए, जिसकी वजह से आदमी को कंटिन्यूसली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि पल्स रेट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, सांसें तेज़ हो जानी। ठीक है, तो इन सभी में ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सेम ही है। तो बस आप ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ऊपर ऊपर से वो समझ लो, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी के पॉइंट सेम है। ठीक है, या बना के भी खुद लिख सकते हो। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 के अंदर ही। किसी को अगर अब भी स्ट्रेस हो रहा है और उसका डिफेंस मैकेनिज्म इनएक्टिव है, तो ऐसे में व्यक्ति को थर्ड टाइप का स्ट्रेस होगा और ये कितने टाइम तक चलेगा, ये स्ट्रेसर की डिग्री, इंटेंसिटी और नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्टेज 3 पे, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है, और ये स्टेज है हमारी एग्जॉशन एडेप्टेशन मैकेनिज्म के कोलैप्स होने से और फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज से कम होने से होता है। क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस को लंबे समय तक एक्सपीरियंस करता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इंडिविजुअल बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ईजी टारगेट बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 और सब टॉपिक्स हैं, जो कि एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में समझाए थे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड मॉडल पे, जो कि हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। ये मॉडल लजारस और उनके कलीग्स ने दिया था। लजारस ये मानते थे कि स्ट्रेस इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होने से होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ वो कॉग्निटिव अप्रेजल पर फोकस रखते थे, जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है जब भी वो किसी सिचुएशन के बारे में यह पता लगा रहा होता है कि वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल है या नहीं। जो टर्म कॉग्निशन है वो बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस बताती है, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, डिसाइडिंग, क्रिएटिविटी एट्सेट्रा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल ये बताता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है तो सिचुएशन के बारे में अप्रेजल करता है, यानी कि असेसमेंट करता है, यानी उसका इवेल्युएशन करता है। ठीक है, और वो कैसे करेगा, या तो प्राइमरी अप्रेजल करेगा या फिर सेकेंडरी अप्रेजल करेगा। ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल हमेशा स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट को देखकर ही किया जाता है और सेकेंडरी अप्रेजल ये देखकर किया जाता है कि किसी इंडिविजुअल के पास उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए सफिशिएंट सोर्सेज हैं या नहीं। ठीक है, दैट्स इट। जैसे कि इस मॉडल में बताया गया है कि जो रिएक्शन होंगे किसी इंडिविजुअल के, भले ही वो फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इफेक्टिव हो, बिहेवियरल हो, वो हमेशा दोनों अप्रेजल के देख के जाएंगे और दोनों अप्रेजल पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, दैट्स इट। कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल के अंदर सिर्फ इतना ही। अब हम अपना अगला पढ़ते हैं पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल, पीई फिट। ठीक है, पीई फिट मॉडल फ्रेंच, हैरिसन और कैप्लन ने 1982 में दिया था। इस मॉडल का मेन मानना ये था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस नीड्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और स्ट्रेस तब होता है जब कोई डिमांड पूरी नहीं हो पाती किसी भी इंडिविजुअल की, जो उसको इस वक्त ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर इतना। अब हम पढ़ते हैं अपना 5th, जो कि है साइकोडायनेमिक थ्योरी। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी फ्रूड ने दी थी और फ्रूड ने इसके अंदर 2 चीज़ें डिस्कस करी थी, पहली सिग्नल एंजाइटी एंड दूसरी ट्रॉमिक एंजाइटी। सिग्नल एंजाइटी तब होती है जब भी कोई बाहरी डेंजर, जो कि स्ट्रेसर एंड स्ट्रेन का साथ में रिलेशनशिप है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ट्रॉमिक एंजाइटी। ये वो एंजाइटी है जो इंडिविजुअल की खुद के अंदर है, मतलब खुद के अंदर से होती है, और ये रिप्रेस सेक्सुअल ड्राइव्स और इंडिविजुअल के एग्रेसिव इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है। एग्रेसिव इंस्टिंक्ट यानी कि जो उसकी खुद की हैबिट समझ लो। ठीक है, जो उसकी खुद की हैबिट्स हैं उनसे रिलेटेड है। अब 6th आती है हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। ओके, इस थ्योरी का मेन फोकस ये है कि ये स्ट्रेस को कैसे रेजिस्ट या डील किया जाता है, फेनोटाइप और जेनोटाइप की हेल्प से ये बताता है। जेनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किसी भी इंडिविजुअल का, और फेनोटाइप फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी भी इंडिविजुअल की। अब हमारा लास्ट आता है और 7th आता है हमारा डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। ठीक है, ये मॉडल जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर फोकस करता है, ये पता लगाने के लिए कि किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो गया नहीं। ओके, और ये थ्योरी ये भी कहती है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जनरेशन टू जनरेशन साथ रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है जब वो बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, पर जब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा, और जबकि जो उनकी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये जनरेशन से चली हुई आ रही है।
ठीक है, दैट्स इट। इन 7 के अंदर बस इतना ही है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लो, बुक से ही पढ़ो, यहाँ से ही पढ़ो, और अगर आप कहीं और से हेल्प ले सकते हो तो वहाँ से भी लो। बाकी मैं आगे चैप्टर्स अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।